Hi, good morning everyone. This is CA Yogesh Verma here, and we are starting your last chapter of GST, the name of which is Input Tax Credit. Yes, I know that CS and CMA students का और भी topics करना है हमें, place of supply, valuation, rules, etc. etc. But that hardly constitute 20 pages. 96 से लेकर 115, 116, 17 तक है, तो हार्डली जो है 20 पेजेस हैं वो हम बाद में करेंगे और ज़रूर करेंगे, आपके अटेम्प्ट के लिए हो जाएगा। पर फिलहाल हम लास्ट चैप्टर करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेज नंबर 42। भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो आपका बहुत बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ढंग से दे पाएंगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एज वेल। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, प्यार से बोलते हैं ITC। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, GST एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं किसी ने स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर करा, सबसे पहली बार कोई चीज़ बनाई और 1000 रुपये की बना ली। ये हो गए मिस्टर ए। 1000 रुपये की बनाने के बाद इन्होंने जब इसको बेचा, सेल करा, तो इन्होंने अपने कस्टमर से, यानी कि जो मिस्टर बी हैं, उनसे इन्होंने 1000 रुपये प्लस 18% का GST लिया। तो ये बनकर निकल गया 1180। 1000 का 18% कितना होता है? 180 रुपीज़। तो 1180 रुपीज़ मिस्टर बी ने पे कर दिया। इसके दो कंपोनेंट हैं। मिस्टर बी ने 1000 रुपये तो पे करा नॉर्मली, जो मिस्टर ए की कॉस्ट और प्रॉफिट था, और 180 अलग से पे करा जो सरकार को जाएगा। मिस्टर ए जो है गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। अब मिस्टर बी जो हैं वो भी आगे सामान को किसी बिजनेस को बेचना चाहते हैं। वो भी यहाँ पर इस सामान को कुछ यूज़ करेंगे, कुछ और सामान को यूज़ करेंगे, बनाकर एक नया फिनिश प्रोडक्ट आगे जो है बेचेंगे। तो इस केस में मिस्टर बी जो है फाइनल कस्टमर नहीं है, फाइनल कंज्यूमर नहीं है। तो 1000 रुपये की चीज़ जो इनको यहाँ पर मिली, इस पे इन्होंने जो है 2000 रुपये का और एडिशन करा और टोटल हो गया 3000 रुपये। अब 3000 रुपये में जो है इनका प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। 3000 रुपीज़ में इनका प्रॉफिट भी है, मुनाफा भी है और सारी चीज़ें आती है। ये 3000 में इन्होंने मिस्टर सी को बेचा। तो आपका ये GST एक वैल्यू एडिड टैक्स है। इसका मतलब वो कहता है कि भाई 1000 रुपये पर तो आप टैक्स दे चुके हो, आपने 2000 रुपये का जो एडिशन करा है ना, सिर्फ इतने रुपये का टैक्स सरकार को, इतने रुपये का टैक्स सरकार को और दे दो। तो यानी कि मिस्टर ए ने 1000 रुपये बनाया, 1000 रुपये पर टैक्स सरकार को मिला। मिस्टर बी ने 1000 रुपये में 2000 ऐड करा, उस 2000 रुपये पर जो GST बनना चाहिए वो सरकार को मिल जाएगा। और अगर मिस्टर सी आगे कुछ बनाएंगे और अपनी वैल्यू एडिशन करेंगे, तो उस वैल्यू एडिशन के पोर्शन पर जो GST है वो सरकार को और जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भाई 1000 रुपये पर सरकार को पूरा टैक्स दे दिया, फिर 1000 रुपये में 2000 जोड़े और 3000 बने, फिर 3000 पर सरकार को पूरा टैक्स दे दिया और फिर इसने 3000 रुपये प्लस इसने फिर जो है 4000 रुपये का कुछ वैल्यू एडिशन करा, 7000 बना, फिर 7000 पर फिर पूरा टैक्स जो है सरकार को दे दिया। तो ये तो बार बार सेम अमाउंट पर टैक्स लगे जा रहा है, वो नहीं है GST। GST एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। हम तो हमेशा यही देखते हैं कि भाई 1000 रुपये में हमने खरीदा, वैल्यू एडिशन करी, जो अमाउंट निकली उस पर हम GST लगाते हैं। भाई ये वैल्यू एडिड पर ही GST लग रहा है, इसका तरीका बदल दिया है। तरीका क्या कर दिया है, GST के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ले आए। वो कहते हैं कि अगर आप GST पे कर रहे हैं, जैसे कि मिस्टर बी GST पे कर रहे हैं 180 रुपीज़, तो कहेंगे 180 रुपीज़ आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो सरकार को ये 180 रुपीज़ आप और नहीं पे करेंगे। यानी कि जब आप 1000 रुपये में 2000 रुपये ऐड करेंगे, जिसमें आपका खर्चा भी जुड़ा है, आपका मुनाफा भी जुड़ा है, और 3000 रुपये आएगा, उस 3000 पर 18% जोड़ेंगे, जो कि कितना निकल कर आता है आप यहाँ देख सकते हैं, 8 3 24, 540 रुपीज़ आएगा। तो 540 रुपीज़ और आया और आपने 3540 रुपीज़ का बिल मिस्टर सी से चार्ज करा।
तो आपको यहाँ पर 540 रुपये जो हैं रिसीव हो गए। ये 540 रुपये 3000 पर जीएसटी लगकर आए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार बोलती है कि भाई देखो 180 रुपये तो हमारे पास आ चुके हैं, 180 रुपये तो हमारे पास आ चुके हैं, 540 रुपये आपने टोटल पर कलेक्ट करे, पर उसमें से आप माइनस कर दो कि 180 तो आप खरीदने के टाइम पे कर चुके थे। तो अगर 180 खरीदने के टाइम पे हो चुका है तो इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया करीब करीब 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 360 रुपीज़ सरकार को और पे कर दो। दैट मीन्स कि मिस्टर ए जो है वो 180 रुपीज़ पे करेंगे और मिस्टर बी जब आगे सेल कर कर पूरा कलेक्ट करेंगे 540 रुपये, उसमें से माइनस कर लेंगे जो टैक्स वो खरीदने के टाइम पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं उसे बोला जाएगा इन्होंने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, यानी जो इनपुट था उस पर जो टैक्स पे करा था उसका क्रेडिट लिया है, यानी उसका बेनिफिट लिया है, क्योंकि उन्होंने उसको माइनस कर दिया और 360 रुपीज़ सरकार को और पे कर दिए मिस्टर बी ने। तो यहाँ पर सरकार के पास कितने गए? सरकार के पास तो 540 ही गए। अब सी अगर इसको आगे यूज़ करेगा तो वो यहाँ पर 540 अलग से निकाल कर रखेगा और 3000 रुपये अलग से निकाल कर रखेगा, और 3000 पर अपनी वैल्यू एडिशन कर कर अगर आगे बेचता है किसी और को और वो फाइनल कंज्यूमर है, उसके बाद वो फाइनल कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेगा, प्रोडक्ट को यूज़ कर लेगा, तो फिर सी क्या करेगा? सी फिर से जो है 3000 पर जो है आगे 4000 रुपये और जोड़ेगा। 7000 रुपये पर मान लेते हैं कि 10% की रेट है, एज्यूम कर रहा हूँ, वैसे होती नहीं है, एजम्पशन ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जम्पशन ले रहे हैं। 700 रुपये और कलेक्ट करेगा, माइनस करेगा कि भाई 540 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका, तो निकल कर आएगा 160 रुपये। ये मिस्टर सी जो है 160 सरकार को और पे कर देगा और 540 प्लस 160 700 रुपये सरकार के पास चले जाएंगे। तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए यहाँ पे कि बजाय सिर्फ वैल्यू एडिड पोर्शन पर टैक्स लेकर सरकार को देने की बजाय आप पूरी अमाउंट पर ही टैक्स देते हैं, बट उस टैक्स के पोर्शन को अलग से रख लेते हैं और फिर जो वैल्यू एडिशन कर टोटल पर कलेक्ट करेंगे उसमें से माइनस कर लेंगे, इतना टैक्स तो ऑलरेडी जा चुका है। आगे भी सामने वाला यही करेगा और जब फाइनल कंज्यूमर को बिक जाएगा तो फाइनल कंज्यूमर आगे किसी से चार्ज नहीं करेगा। दैट मीन्स पूरी प्रक्रिया में मिस्टर ए ने 180 रुपये दिए, मिस्टर बी ने 360 रुपये दिए और मिस्टर सी ने 160 रुपीज़ गवर्नमेंट को जमा कराए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद। तो सरकार के पास 700 रुपये आए। ये 700 रुपये पूरे उसके बराबर हैं जो फाइनल कस्टमर ने पेमेंट करी है, यानी कि मिस्टर सी ने जब आगे बेचा किसी को उसने 700 रुपये दिए होंगे ना। गवर्नमेंट को आपने 700 नहीं दिए, गवर्नमेंट को आपने 700 में से माइनस कर दिए, भाई 540 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली ब्रेकअप कर भी ये 700 रुपये ही पहुँच रहे हैं। इसका मतलब कि ये कि जो फाइनली आप सामान बेचते हैं और फाइनल कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं तो वो फाइनल कंज्यूमर पर सारा का सारा जीएसटी का बर्डन जा रहा है, 700 रुपये का बर्डन जा रहा है। 700 रुपये फाइनल कंज्यूमर से लिए वो किसी वसूल कर नहीं पाएगा और एक्चुअली में जो है वो सरकार को पहुँच गए, क्योंकि आपने 540 पहले से पे करे हुए थे सामान खरीदने के टाइम, इसके लिए आपने बैलेंस अमाउंट और पे कर दिया और सरकार के पास जो है 700 रुपये पहुँच गए। तो ऐसा जो है प्रक्रिया बनाई हुई है क्रेडिट को लेना, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, जिसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है वो मैंने आपको सिखाई हुई है कि भैया जो CGST है और जो SGST है ये आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले आप IGST का क्रेडिट यूज़ करेंगे पेमेंट के लिए, IGST की पेमेंट के लिए, और उसके बाद SGST या CGST में से किसी की भी पेमेंट के लिए। तो एक तरफ जहाँ पर आप सामान खरीदते हैं वहाँ पर आप IGST पे करते हैं, CGST पे करते हैं, SGST पे करते हैं। इंट्रा स्टेट आपने खरीदा है सामान तो SGST CGST पे करा होगा, और इंटर स्टेट खरीदा है तो IGST पे करा होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जो भी पे करा उसमें भी IGST CGST SGST तीनों हैं जिसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, और जब बेच रहे हो इंटर स्टेट या इंटर स्टेट तो वहाँ भी IGST CGST SGST में से कुछ भी आ सकता है जो कि पेएबल होगा। तो यानी एक तरफ आपको पे भी करना है सरकार को, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी पे कर चुके उसका क्रेडिट भी लेना है। तो एक तरफ IGST CGST SGST का क्रेडिट होगा और दूसरी तरफ IGST SGST CGST पेएबल होगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने आपको बताया थे कि CGST का क्रेडिट
SGST की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं हो सकता, और SGST का क्रेडिट CGST की पेमेंट के लिए यूज़ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको IGST का क्रेडिट यूज़ करना है IGST की पेमेंट के लिए, और बच गया तो अगर कोई आपका SGST या CGST पेबल है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप जो है CGST का क्रेडिट CGST की पेमेंट के लिए यूज़ करिएगा, और SGST का क्रेडिट SGST की पेमेंट के लिए यूज़ करिएगा। इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। IGST का क्रेडिट आपने IGST की पेमेंट के लिए यूज़ करा, फिर IGST का क्रेडिट बच गया तो इनकी पेमेंट के लिए यूज़ करा, होने के बाद फिर भी इनकी पेमेंट बच गई तो CGST का क्रेडिट CGST की पेमेंट के लिए और SGST का क्रेडिट SGST की पेमेंट के लिए आपने यूज़ करा। ऐसे आपको चलना है। अगर इसका उल्टा सिनेरियो है कि IGST में क्रेडिट ज़्यादा नहीं है, आपने जो सामान खरीदा उस पर क्रेडिट था 1000 रुपये, बट जब आपने बेचा इंटर स्टेट तो उस पर आ गया 2000 रुपये कि IGST पेबल है, तो अगर आप इस 1000 को पहले माइनस कर भी लेंगे तो भी IGST 1000 रुपये पेबल बन जाएगा, क्योंकि आपने लोकली भी खरीदा था काफ़ी कुछ, तो उस पर CGST SGST का क्रेडिट कुछ बचा हुआ है। CGST का मान लेते हैं 1000 रुपये और SGST का मान लेते हैं 1000 रुपये। एक रूल और है, वो कहता है कि आप SGST का क्रेडिट IGST की पेमेंट के लिए यूज़ करने से पहले CGST का क्रेडिट ख़त्म करेंगे। तो ये सारे जो हैं रूल्स हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराए थे, तो इसलिए मैं CGST का जो क्रेडिट है वो 1000 रुपये पहले यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद SGST का क्रेडिट मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ज़रूरत पड़ नहीं रही तो नहीं कर रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम कुछ और बातें भी जानेंगे, जैसे कि आप गुड्स को, जिन्हें हम इनपुट्स बोलते हैं, सर्विसेज को, जिन्हें इनपुट सर्विसेज बोलते हैं, और कैपिटल गुड्स मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स, जिन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं। आप ये तीनों में से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। आज मुझे आपको सर्विस देनी है, या हो सकता है मुझे सामान बेचना है, तो मैं इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि मैं इंटरनेट की सर्विस यूज़ कर कर आपको कोई फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ये फाइनल प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे सर्विस लेनी होती है, मुझे मेंटेनेंस की सर्विस लेनी होती है, मुझे बहुत सारी सर्विसेज लेनी होती है, मुझे कुछ सामान भी खरीदने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और मुझे मशीनें भी लगानी पड़ती है, कैपिटल गुड्स। जब भी मैं ये सारा सामान खरीदूंगा दोस्तों, तो उस पर मैं GST पे करूंगा। अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो पे करूंगा, अगर उस पर GST नहीं लगता तो मैं पे करूंगा ही करूंगा। ठीक है, समझे आप? ये जो GST मैंने पे करा है, इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अगर कंडीशन है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो कंडीशंस क्या है आपको जानना पड़ेगा। आओ जान लेते हैं क्या क्या कंडीशन है जो पूरी होने पर ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 रेड विथ रूल नंबर 36। तो ये आपको सेक्शन नंबर CGST एक्ट का है, रूल नंबर CGST रूल्स के हैं, आपको याद करने हैं। सारी कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए, तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाओगे, और याद करना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन आ रही है, टैक्स शुड हैव बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट फॉर विच ITC इज टू बी अवेल्ड आइदर इन कैश और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये कि जिस भी चीज़ का आप इनपुट लेना चाहते हो, यहाँ पर आपने कहा GST पे कर दिया मैंने, तो मिस्टर A से आपने सामान खरीदा और आप हैं मिस्टर B, तो जब मिस्टर A से सामान खरीदा तो आपने GST पे कर दिया। बात समझ में आ गई आपको? आपने GST पे कर दिया, तो ये GST मिस्टर A क्या करेंगे, ये मिस्टर A का आउटपुट GST है, क्योंकि उन्होंने जो सप्लाई करा उस पर ये GST कलेक्ट करा है। या तो ये इस आउटपुट GST में से इनपुट टैक्स क्रेडिट खुद भी लेंगे जो इन्होंने खरीदने के टाइम पे करा होगा, तो भी ठीक है, और जो बैलेंस आ गया उसे कैश में पे कर देंगे, तो भी ठीक है। इनपुट लें और बैलेंस को पे करें, या डायरेक्टली पूरा पूरा पे करें, कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ मतलब है कि ये आप आउटपुट टैक्स को सरकार को पे कर दोगे। तो सरकार को ये टैक्स मिलेगा जो आपने पे करा है मिस्टर ए को, तभी जब आप आगे बेचोगे और उस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे तो उसमें से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अगर सरकार को मिला ही नहीं तो कैसे लोगे? तो इसीलिए जो है सारा का सारा रिटर्न में जो है चीज़ें शो होती है।
दूसरी कंडीशन है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। आपने जब टैक्स पे करा जिसका इनपुट टैक्स रेट आप लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा, या तो आपको टैक्स इनवॉइस मिला होगा। और रिवर्स चार्ज का केस है जिसमें कि आप ही को टैक्स देना है। समझिएगा, जब आपने सामान खरीदा तो सामने वाले ने आपको टैक्स इनवॉइस दिया होगा। सर अगर मैंने कॉम्पोजिशन सप्लायर से खरीद लिया तो उसने आपको बिल ऑफ सप्लाई दिया होगा, और बिल ऑफ सप्लाई में उसने जीएसटी चार्ज ही नहीं करा होगा। तो जब जीएसटी चार्ज ही नहीं करा और आपने जीएसटी की पेमेंट ही नहीं करी, तो आप उसका क्रेडिट कैसे लोगे? आप नहीं लोगे। हाँ, आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदा है जिसने टैक्स इनवॉइस दिया है, उस पर जीएसटी चार्ज करा है और आपने जीएसटी की पेमेंट करी है, उस केस में आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। करेक्ट। सर अगर मैंने ऐसा कोई सामान खरीदा जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल था, और रिवर्स चार्ज का मतलब है कि जो मैं खरीद रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम मिस्टर बी, तो इसका टैक्स मुझे ही देना है, तो इस केस में मिस्टर बी ही जो है सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे करेंगे, और साथ में इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं होएगा बट खुद ही इशू कर देंगे खुद पर इनवॉइस, सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस। और जब उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इनपुट सर्विस है, इनपुट गुड्स है, जो सामान इन्होंने खरीदा है, टैक्स खुद ही पे करा है सरकार को। अगर उस चीज़ को वो यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उस पर जो है आउटपुट टैक्स जो भी चीज़ बनाई उस पर कलेक्ट करते हैं, तो उसकी पेमेंट के लिए आप ये रिवर्स चार्ज में जो आपने टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, समझ आया? आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा, उसमें मान लेते हैं 1,000 रुपये का जीएसटी आपने डायरेक्टली सरकार को पे करा। एक होता है कि आप सामने वाले को देते हैं और फिर वो सरकार को पे करता है, फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज में आप डायरेक्टली सरकार को 1,000 रुपये पे कर देते हैं और इनवॉइस खुद पर ही जनरेट कर रख लेते हैं। इसका भी आप इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि आपने इनपुट लिया है, सामान खरीदा है और उस पर टैक्स पे करा है, बस रिवर्स चार्ज में पे कर दिया है ना भैया। डेबिट नोट भी कई बार आप इशू करते हैं, उससे अमाउंट एडजस्ट करते हैं। डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट हुआ तो आपको टैक्स इनवॉइस नहीं मिलेगा, बिल ऑफ एंट्री मिलेगी, और उस पर भी जीएसटी हो सकता है, उस पर भी जीएसटी हो सकता है। उसी के अंदर इनबिल्ट होता है जिसका क्रेडिट आपको मिलता है, मैंने आपको बताया था। वो कस्टम ड्यूटी में कस्टम के साथ पढ़ते हैं वो, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने इनवॉइस इशू करा है। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, कि भैया एक साथ सर्विस लेता है और अपनी ब्रांचेस को वो सर्विस दे देता है। तो पेमेंट तो यही कर रहा है, पर यूज़ जो है वो ब्रांचेस कर रही है। जितना जितना जिसने यूज़ करा है उसको वो क्रेडिट बांट देता है। तो वो जो बांटने का डॉक्यूमेंट आपके पास आया है उसके बेसिस पर भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। फर्दर इनवॉइस नीड टू बी अपलोडेड, फर्दर इनवॉइस नीड्स टू बी अपलोडेड इन GSTR 1 टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। जब सामने वाला अपनी GSTR 1 में दिखाएगा नहीं, आपको पता होगा हमने रिटर्न का चैप्टर करने वाले हैं या कर चुके हैं, देख लेना उसको आप, आगे पीछे लेक्चर्स लगे होंगे। तो GSTR 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालते हैं। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब मैंने ये सप्लाई करा, तो अगर आपने मिस्टर ए से सामान खरीदा और उसको आपने 10,000 रुपये के साथ 1,000 रुपये की पेमेंट करी जीएसटी की, तो मिस्टर ए 1,000 रुपये सरकार को भी पे करेंगे, कंडीशन नंबर 1। और तीसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन वो इनवॉइस भी इशू करेंगे। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि अपनी GSTR 1 जब भरेंगे ना, उसमें बताएंगे मैंने 10,000 रुपये का मिस्टर बी को सप्लाई करा है और उसमें मैंने 1,000 रुपये का GST कलेक्ट करा है। तो जैसे ही GSTR 1 अपनी भरेंगे, मिस्टर बी को GSTR 2A में ऑटोमेटिकली इंटीमेशन आ जाएगी कि ये सामान आपने खरीदा, इस पर इतना GST आपने पे करा है और इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। सर ये तो गलत हो गया ना। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी GSTR 1 ना भरे तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। मतलब मैं जिसको भी सामान बेच रहा हूँ मैं तो उसका बराबर दिखाता हूँ अपनी GSTR 1 में कि भाई ये सामान मैंने बेचा है, पर जिससे मैं खरीदता हूँ वो नहीं दिखाता है सर। तो मेरे साथ तो अन्याय हो गया। तो भैया उसके लिए सरकार ने बोला कि हम ये कर सकते हैं कि जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं करे गए हैं, इनवॉइस अपलोड करने होते हैं। देखिए इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है GSTR 1 में, तो आपको इनवॉइस अपलोड करने होते हैं। आजकल मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आजकल कुछ जगहों पर GSTR 1 क्वार्टरली भरने की छूट दे दी है। तो सर क्वार्टरली भरेंगे तो ये तो 3 महीने के बाद भर रहा होगा और मैं तो हर महीने भर रहा हूँ क्योंकि मेरा टर्नओवर ज़्यादा होता है। तो उस केस में तो कभी भी GSTR 1 मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने तो अभी तक भरी नहीं है, वो तो 3 महीने के बाद भरेगा। उस केस में भी कंडीशन डाली है, जिन लोगों को GSTR 1 क्वार्टरली भरनी होती है उन्हें इनवॉइस तो मंथली ही भरने होते हैं। इनवॉइस की डिटेल तो उन्हें महीने के महीने में डालनी ही पड़ेगी, भले रिटर्न बाद में दे दो।
ये ट्रिक है, ये कैच है। हाँ, सिलेबस में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर किसी ने इनवॉइस अपलोड नहीं करा, या तो रिटर्न के साथ अपलोड करे या अलग से करे, अगर रिटर्न क्वार्टरली भरनी है और उसने इनवॉइस अपलोड नहीं करा, तो भी उसको जितना आईटीसी आपको मिल सकता है इनवॉइस, डेबिट नोट और सारे टैक्स इनवॉइस वगैरह के बेस पर, उसका 10% तक हम आपको और भी अलाउ कर देंगे। सामने वाली पार्टी ने नहीं भरा तो भी अलाउ कर देंगे। मतलब कि 100 इनवॉइस जो है जिस पर जीएसटी 10 लाख रुपए का बनता है, 100 इनवॉइस जिन पर जीएसटी 10 लाख रुपीज़ का बनता है, वो आपने पे कर दिया 10 लाख रुपए का जीएसटी। उसमें से 80 इनवॉइस जिस पर जीएसटी 6 लाख रुपए चार्ज हुआ था, वो तो सप्लायर ने अपलोड करे। कई लोगों से आपने खरीदा होगा, किसी ने अपलोड करा, किसी ने नहीं करा। तो जो 100 इनवॉइसेज आपने पूरे साल में खरीदे या पूरे महीने में खरीदे, साल की बात नहीं कर रहे, महीने की कर रहे हैं, उसमें से 80 इनवॉइस जिसमें 6 लाख रुपए का जीएसटी का टोटल बनता था, उन सप्लायर्स ने तो अपलोड किया और 4 लाख रुपए का अपलोड नहीं हुआ। तो इसमें 6 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। 6 लाख के इनवॉइस अपलोड हो गए, उसका तो आप इनपुट ले ही सकते हो कि भैया सामने वाला कह रहा है कि मैंने आउटवर्ड दिया है, और आपको जो है शो हो रहा है कि भाई ये मैंने इनपुट लिया है, जीएसटी 2A में शो हो रहा है। उसके बेसिस पर आप क्रेडिट ले सकते हैं, यानी जो भी सामान आपने बेचा है उस पर टैक्स कलेक्ट करा है, उसमें से माइनस कर सकते हैं, भाई ये मैंने खरीदा है, तो 6 लाख माइनस कर लेंगे। बट आपको तो पता है एक्चुअली मैंने 10 लाख रुपए का खरीदा है, 10 लाख रुपए का जीएसटी पे करा है खरीदने के टाइम। तो ये कहते हैं 6 लाख का तो अपलोड हो गया इनवॉइस, उसके तो ले लीजिए, और जो अपलोड हुआ है उसका 10% और, यानी 60,000 रुपये और तक भी ले सकते हैं जो इनवॉइसेज अपलोड नहीं हुए उसमें से। यानी जो 4 लाख बच गए उसमें से 60,000 रुपये का आप और भी ले सकते हैं, यानी कि 6,60,000 रुपये का ले सकते हैं। सर तो बाकी जो बच गया 3,40,000, जब इनवॉइस अपलोड होगा तो उसका 10% तक तो आप ले चुके हो ना, मतलब कुछ हद तक तो आप क्लेम कर चुके हो ना। तो बैलेंस अमाउंट आप बाद में क्लेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 60,000 क्लेम कर लिया, तो बैलेंस अमाउंट जो है 3,40,000, वो जब इनवॉइसेज अपलोड होंगे तब आप जो है उसको क्लेम कर पाएंगे। ITC in respect of invoice, debit note which have not been uploaded by supplier shall be maximum 10% of total ITC reflected in GSTR 2A of that month। आप चाहें तो GSTR का GST रिटर्न का चैप्टर अलग से भी पढ़ सकते हैं। ये जितने भी ऊपर डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं पॉइंट नंबर 2 में, उसमें कुछ डिटेल्स आनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये डिटेल्स नहीं होगी तो उसे हम वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे जीएसटी क्लेम करने के लिए। और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। ये सभी डिटेल शो होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट पर जिसके बेस पर आप जीएसटी क्लेम कर रहे हैं। सर वैसे तो हमने टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में पढ़ा था ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, जी हाँ, बट कोई फॉलो नहीं भी कर रहा तो ये तो होना ही चाहिए, इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, नहीं तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे जीएसटी का इनपुट। रजिस्टर्ड पर्सन टेकिंग ITC मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज, कंडीशन नंबर 5। आपने इनवॉइस ले लिया, आपने परचेज कर लिया, पर गुड्स आपके पास आई नहीं। अरे गुड्स आने भी चाहिए, वेरी वेरी एसेंशियल, गुड्स आने चाहिए आपके पास रिसीव हो जाने चाहिए। इफ गुड्स आर परचेज बाय द रेसिपिएंट बट ऑन हिज डायरेक्शन आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू अ थर्ड पार्टी, दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। देखिए हुआ क्या, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए ने जो है 10,000 रुपये का सामान प्लस इस पे जो है 1,000 रुपये का जीएसटी, 1,800 का होना चाहिए, मैं 1,000 रुपये लिख रहा हूँ, जो भी रेट चल रही है मैंने 10% मान ली। एक्चुअल में 10% की कोई रेट होती भी ना हो, भले 6, 12, 18%, 24, 30% होती हो, मुझे मतलब नहीं है। मैंने तो सिर्फ मान लिया कि 10% की रेट पे जीएसटी है। एग्जाम में आपको रेट कभी भी याद नहीं करनी होती है, वो गिवन होती है क्वेश्चन में। तो मैंने मान लिया 10% की रेट है जीएसटी की, एज्यूम कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, और 1,000 रुपये का जीएसटी, यानी टोटल 11,000 रुपये आपने मिस्टर बी से कलेक्ट करे। तो कंडीशन क्या क्या है कि मिस्टर ए जो है टैक्स इनवॉइस देगा, टैक्स इनवॉइस पर कुछ डिटेल्स लिखी होगी जो जरूरी है। मिस्टर ए जो है 1,000 रुपये सरकार को जमा कराएगा, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स की सप्लाई करेगा, वो गुड्स की सप्लाई मिस्टर बी को रिसीव हो जानी चाहिए। आपने खरीद तो लिया बट गुड्स आपके पास आई नहीं, या सर्विस आपने रिसीव एक्चुअली में करी नहीं,
वैसे तो ये पॉइंट गुड्स के लिए ही कहता है और स्लैश सर्विसेज भी कहता है, सर्विस की पेमेंट कर दी बट सर्विसेज रिसीव नहीं करी, तो वो रिसीव करनी जरूरी है, वो गुड्स जो है आपके पास रिसीव होने जरूरी हैं, तभी जो है आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। सर नहीं किया तो भैया जब रिसीव होगा तब ले पाएंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि भैया आज रिसीव नहीं हुआ तो आप कभी ले ही नहीं पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब रिसीव हो जाएगा अगले महीने हो जाएगा तो अगले महीने ले लेना भाई, ये जब भी सारी कंडीशन मीट हो गई तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना। सर बट कई बार हमने ये देखा है कि मिस्टर बी क्या करते हैं, वो बड़े चालाक हैं, वो मिस्टर सी को जो है सामान बेचते पहले हैं और कहते हैं भाई मिस्टर सी तेरे को मैं 12,000 का सामान बेचूंगा और उस पर 2,000 का जीएसटी बनेगा, तो 14,000 रुपीज़ का मैं तेरे को सामान बेच रहा हूँ। और चालाक है मिस्टर बी, वो मिस्टर ए से सामान फिर खरीदते हैं जो सामान सी को सप्लाई करना है, बट कहते हैं मिस्टर ए को भाई मुझे मत दे, मैं यहाँ से भेजूंगा सी के पास, तू डायरेक्टली डेस्टिनेशन पर पहुँचा दे, कि खरीद तो मैं ही रहा हूँ पर पहुँचा दे सी को, पहुँचा दे सी को, बिल तो मेरे को दे, बिल तो मुझे दे, मैंने खरीदा है, सिर्फ जो शिप करना है, जो जगह है शिप करने की वो सी की डेस्टिनेशन पर शिप कर दियो। सर पर सी को तो बिल नहीं मिलेगा, अरे सी को बिल मैं दे दूंगा भाई, सी को बिल मैं पहुंचा दूंगा, बाद में पहुंचा दूंगा, सामान मेरे तक पहुंचाएगा फिर मैं सी तक पहुंचाऊंगा, देर लगेगी, टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये मुंबई में बैठा हो और ये भी मुंबई में बैठा हो और ये दिल्ली में हो मिस्टर बी, अब मिस्टर बी तक आप दिल्ली में सामान पहुंचाओगे फिर मिस्टर बी सी तक पहुंचाएगा मुंबई में, तो यार डायरेक्टली आप मुंबई में हो, मुंबई में डेस्टिनेशन में पहुंचा दो ना। इस केस में भी हम इसे बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, और इस केस में भी माना जाएगा कि आपने मिस्टर बी को ही सप्लाई करी और मिस्टर बी ने रिसीव कर लिया, भले आप सी तक पहुंचा दें, मान लिया जाएगा मिस्टर बी ने रिसीव कर लिया है और फिर मिस्टर बी ने सी को सप्लाई कर दिया और फिर सी ने भी रिसीव कर लिया है, तो एक चीज़ को हमने प्रोसेस को बाईपास कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, सर्विस के केस में भी और गुड्स के केस में भी। इफ एडवांस इज रिसीव्ड फॉर सर्विसेज देन इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस आपको रिसिप्ट वाउचर मिलता है। जो आईटीसी होगा विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द टैक्स पेड ऑन एडवांस, क्यों? एक्चुअली में तो सर्विस रिसीव करी नहीं, गुड्स रिसीव करे नहीं, तो सिर्फ पैसे आ गए, उस पर जीएसटी भले ही आपने पे कर दिया हो पर उसका इनपुट नहीं ले सकते क्योंकि एक्चुअली में गुड्स और सर्विस आपको रिसीव नहीं हुए। इट विल बी अवेलेबल व्हेन द सर्विस इज रिसीव्ड एंड टैक्स इनवॉइस इज इशूड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है तो जीएसटी जो उसने पे करा है वो कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, क्योंकि उसको उस जीएसटी के पोर्शन का बेनिफिट मिल जाएगा जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेचेगा और जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो उसमें से वो माइनस कर पाएगा जो जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका है। अब क्योंकि उतने पोर्शन का उसको बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल आपने खरीदा 10,000 का, जीएसटी पे करा आपने 1,800 रुपये का, आपने टोटल 11,800 पे कर दिए और सामान खरीद लिया। आपको पता है कि इसमें जो है 1,800 को तो मैंने जीएसटी के पे करे हैं जो सरकार को चले गए होंगे, और जब सामने वाला व्यक्ति अपनी रिटर्न भरेगा तो शो हो जाएगा कि मैंने इतना जीएसटी पे करा है, और सरकार कहेगी इसका आप क्रेडिट ले सकते हो, एक तरह से आपने पेमेंट हमें ही करी है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो मैं अपनी कॉस्ट 10,000 को बनाऊंगा क्योंकि 1,800 रुपये का तो बेनिफिट मेरे को मिल सकता है ना, 1,800 का बेनिफिट मुझे मिल सकता है, तो मैं वाई शुड आई ऐड दिस टू द कॉस्ट एंड इन्फेट द कॉस्ट। इट इज़ नॉट लॉजिकल कि मैं जीएसटी ऐड कर लूँ और फिर मैं फिर और वैल्यू एडिशन करूँ, फिर उस पर मैं फिर जीएसटी लगाऊँ, तो जीएसटी पर जीएसटी, ये तो नहीं होना चाहिए। जो मैं पे कर चुका हूँ उसको अलग से रखूँगा और वैल्यू एडिशन कर टोटल पर कलेक्ट करूँगा, बट क्योंकि जो मैंने जब सामान खरीदा था उसका जीएसटी में पे कर चुका हूँ तो उसका मैं क्रेडिट ले लूँगा, तो अल्टीमेटली सरकार को मैंने वैल्यू एडिड पोर्शन पर ही जीएसटी पे करा। सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारा जो है प्रोवाइजो हमने इंसर्ट करे हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का एक्सेप्शन है कि जहाँ पर आपको लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव होते हैं, इकट्ठे नहीं जाएंगे, एक ट्रक आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4-5 दिन तक चलते रहेगा प्रोसेस। उस केस में आईटीसी आप तभी ले सकते हो जब आपको आखिरी लॉट मिल गया। अगर 3 ट्रक निकली है तो तीसरी ट्रक जब पहुँचेगी ना पूरे सामान की, और बिल पर तो आपका एक ही बिल आ रहा है, तो जब थर्ड लॉट आएगा तो उसके बाद ही, जब थर्ड लॉट पहुँचेगा तब उसके बाद ही आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरे बिल पर ले सकते हैं, क्योंकि बिल एक ही बना है, गुड्स इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं। एक और प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया, यानी एक और कंडीशन लगा दी है कि जो पेमेंट है इनवॉइस की, यानी कि जो आप पर बिल आया, ये भी तो हो सकता है कि आप पर बिल आया, मिस्टर ए यहाँ पर हैं और मिस्टर बी यहाँ पर हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये का जीएसटी लगाया, इनवॉइस भेजा, कंडीशन कहती है इनवॉइस रिसीव होना चाहिए, हमने कहा ठीक है,
कंडीशन कहती है कि ये जीएसटी का पैसा सरकार को पे होना चाहिए। मिस्टर एन इसको अपने आउटपुट टैक्स में दिखाया और माइनस करा। अगर इसके पास कुछ इनपुट पड़ा हुआ था, बैलेंस गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, क्योंकि मिस्टर ए ने इसको सप्लाई माना और सप्लाई मानकर उन्होंने टैक्स दे दिया, तो सरकार को भी पैसा मिल गया। आपके पास भी टैक्स इनवॉइस आ रहा है, उसमें जो डिटेल मेंशन है वो भी सारी की सारी आपके पास आ रही है। गुड्स भी आपके पास रिसीव हो गए हैं अगर आपने गुड्स खरीदे तो, पर पेमेंट आपने नहीं करी। और अभी जो हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि पेमेंट करनी जरूरी है। इसका क्लॉज डाल दिया, एक प्रोवाइजर डाल दिया कि भाई देखो 180 डेज में पेमेंट करनी भी जरूरी है। अगर आप क्रेडिट ले लेंगे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट लेने के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको पेमेंट करनी जरूरी है, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं विदाउट पेमेंट। सारी कंडीशन मीट हो रही है, यू कैन टेक क्रेडिट। सर मैंने यहाँ पर 1000 रुपये जीएसटी के पे करे, वो गुड्स मेरे यहाँ पर ना गोडाउन में पड़े हैं, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करा आउटपुट बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरा पहले से गुड्स पड़े हुए थे मैंने उससे आउटपुट बनाया और उससे मैंने कस्टमर को बेचा और उससे मैंने फिर 2000 रुपये कलेक्ट कर लिए जीएसटी के। तो क्या उस 2000 में से मैं इस 1000 को माइनस कर सकता हूँ? जो गुड्स मैंने खरीदे, मेरे पास आए, मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी, बट मेरे पास सिर्फ गोडाउन में पड़े हैं। द आंसर इज यस। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप इस गुड्स को यूज करेंगे टैक्सेबल सप्लाई बनाने के लिए। अगर ये सिर्फ मोटिव है तो भी आप इनपुट क्रेडिट अभी ही ले सकते हैं। ये नहीं है कि भैया ये मेरे पास एक रॉ मटेरियल आया, ये रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, अब ये रॉ मटेरियल जब एक्चुअली में इस्तेमाल होकर फिनिश प्रोडक्ट के अंदर लग कर वो फिनिश प्रोडक्ट जब बिकेगा तो उसमें से ही मैं इसका ये माइनस करूंगा इनपुट। ये नहीं है, 1-to-1 रिलेशन नहीं है। आपने 10 सामान खरीदा, उस पर आपने टैक्स पे करा जीएसटी, आप उसका इनपुट ले सकते हैं अगर सारी कंडीशन मीट हो गई। आपके पास रिसीव हो गया, टैक्स इनवॉइस है और सारी कंडीशन मीट होती है, गुड्स आपके पास आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुड्स आपके पास आ गए बट पेमेंट नहीं करी, तो एक प्रोवाइजर डाल दिया कि भैया पेमेंट मत करो, क्रेडिट ले लो, पर पेमेंट 180 डेज में कर देना। और अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करेंगे तो जो क्रेडिट आपने ऑलरेडी ले लिया है उसको आप आउटपुट टैक्स में ऐड कर कर पे कर देना। मतलब पहले मैंने 1000 रुपये का क्रेडिट ले लिया, पर मैंने 11000 की जो पेमेंट थी 10,000 प्लस 1000 रुपये वो मैंने नहीं करी। अब क्या होगा, 6 महीने निकल गए, पेमेंट नहीं हुई। 180 डेज अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स होते हैं, पर हमें तो एक्चुअली में डेज ही काउंट करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम 6 महीने नहीं कर सकते, वी हैव टू काउंट 180 डेज। तो मैं 1000 रुपये को जो है अपने आउटपुट टैक्स में ऐड करूंगा। भाई ठीक है, पहले मैंने माइनस कर दिए थे 1000 रुपये कुछ पेमेंट करने के लिए, उसका क्रेडिट ले लिया था, अब 180 डेज हो गए, पेमेंट नहीं करी, कंडीशन ब्रीच हो गई, मैं 1000 रुपये सरकार को फिर पे कर देता हूँ। सर फिर इसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? जब मैं ये पेमेंट कर दूंगा बाद में, जो सामान मैंने खरीदा और उसके 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, पर क्रेडिट में ऑलरेडी ले चुका था क्योंकि सारी कंडीशन मीट हो रही थी, मैं जब एक्चुअली में बाद में पेमेंट करूंगा, चाहे मैं 1 साल बाद करूं, 2 साल बाद करूं, 3 साल बाद करूं, जब एक्चुअली में पेमेंट करूंगा तो फिर मैं इस 1000 रुपये का क्रेडिट फिर से ले सकता हूं। तो ये प्लस माइनस का गेम चलते रहेगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटेंसी, हर जगह प्लस माइनस, कॉस्ट अकाउंटेंसी प्लस माइनस, ये चीज़ चलती रहती है। जिसको समझ आ गया वो सिर्फ प्लस माइनस कर रहा है पेपर में, और जिसको नहीं समझ में आया वो गायब है वो। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 18% का इंटरेस्ट भी जोड़कर ऐड करेंगे। कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने 2 अगस्त 2022 को मैंने 1000 रुपये का क्रेडिट लिया क्योंकि मेरी सारी कंडीशन मीट हो गई। फिर 180 डेज बीत गए, और 180 डेज बीत गए हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे 180 डेज कब होंगे। मान लेते हैं कि 1 अगस्त है, 1 अगस्त नहीं है, मतलब 1 अगस्त चलो मान लेते हैं, तो अगस्त के 30 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना, हो गए करीब करीब। आपका 29 जैन को ही आपके जो है 180 डेज क्रॉस हो जाएंगे। तो आप 30 जैन को जो है क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ भैया, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, एक्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना। 29-30 जैन को जो है पूरे हो रहे होंगे आपके 180 डेज। तो उसके अगले दिन आप, अगले दिन नहीं मतलब जो भी उसका नेक्स्ट मंथ आएगा, उस महीने आप आउटपुट टैक्स जो है सरकार को जब भी रिटर्न भरेंगे, जिस भी महीने में कंडीशन ब्रीच हो रही है, 180 डेज पूरे हो रहे हैं, उसका जब रिटर्न भरेंगे नेक्स्ट मंथ, तो उसमें आउटपुट टैक्स में 1000 रुपये सरकार को पे करेंगे। साथ में 1 अगस्त से लेकर
30 जन तक का इंटरेस्ट भी पे करेंगे 18% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से। तो क्योंकि 180 डेज हुए हैं तो डेफिनेटली आप 180/365 करेंगे। पर एनम का मतलब होता है 12 महीने। 180 डेज हुए हैं तो 180 डेज बाय 365, क्योंकि 365 डेज के लिए 18% की रेट है तो 180 डेज के लिए कितनी होगी, तो प्रोपोर्शनेटली उतना इंटरेस्ट आप जोड़कर देंगे। हालांकि ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है पेमेंट वाली इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, जहां पर आपके पास कुछ सामान आया, मिस्टर ए से कुछ सामान आपके पास आया और आपने उस पर रिवर्स चार्ज में सरकार को जीएसटी पे कर दिया, मतलब कि 10,000 प्लस 1,000 रुपये बनता था जीएसटी। मिस्टर ए ने आपको सप्लाई करा तो मिस्टर ए को तो 10,000 ही देने हैं क्योंकि ये रिवर्स चार्ज में आता है सप्लाई, और 1,000 रुपये आपने सरकार को दे दिए, पर 10,000 रुपीज़ मिस्टर ए को नहीं दिए। क्योंकि रिवर्स चार्ज में आती है तो ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी, आप फिर भी क्रेडिट ले सकते हैं। और जो डीम्ड सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन, ये हमने सप्लाई के चैप्टर में करा है कि कुछ ऐसी सप्लाई होती है कि मानो ना मानो मान लिया जाएगा, भले कंसिडरेशन प्रेजेंट ना हो कि ये सप्लाई है, उस केस में भी आपको जो है 180 डेज की कंडीशन मीट करने की जरूरत नहीं है। इफ लेटर ऑन पेमेंट इज मेड देन आईटीसी कैन बी टेकन अगेन। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये चीज़ क्या होती है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अच्छा सर, और बात कर लेते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की मैंने बात करी आपको, वैसे ही कैपिटल गुड्स की एक बात बता देता हूं। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3, जीएसटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब कि आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 18,000 का जीएसटी पे करा, 18,000 का आप इनपुट ले सकते हो। अब क्योंकि इसका इनपुट ले सकते हो तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, क्योंकि 18,000 का तो बेनिफिट ले लोगे। बट कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो 1,18,000 रुपये की ही कॉस्ट मानेंगे और हम इसका इनपुट नहीं लेंगे। मर्जी है भाई, नहीं लेना चाहो मतलब इनपुट आप 1,18,000 कॉस्ट मानो, 1,18,000 पर आप जीएसटी, 1,18,000 पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज भी करो, बट फिर इसका इनपुट मत ले लेना 18,000 रुपये का कि भाई एक तो इनकम टैक्स में हम क्लेम भी करेंगे डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट पर कॉस्ट का पार्ट बनाकर, और इनपुट भी लेंगे नहीं। बोथ थिंग्स यू कैन नॉट डू इट। और आइडियली ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इसका इनपुट ले सकते हैं तो आपको इनपुट ही लेना है, और 1 लाख रुपये की जो कॉस्ट है वो आपको कॉस्ट में ऐड करना है जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। अब बात करते हैं टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही चाहिए। मैं आपको इसके बाद आगे का नहीं करवा रहा हूँ, आगे का नहीं करा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराता हूँ ताकि आपका बेस अच्छा बन जाए। और उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो एक बार दोबारा लगा लो लेक्चर, उसके बाद नोट्स निकालो, नोट्स को दोबारा जितना करा है उसको पढ़ के अपने हाथ से लिख लो कि भाई ये चीज़ें जो मैंने पढ़ी है आज वो मेरे को इतनी इतनी समझ में आई है, उसको एक बार और गो थ्रू कर लो ताकि पक्का हो जाए कि जो मैंने बताया, जो बुक में लिखा है और जो आपने लिखा है वो सब सिंक्रोनाइजेशन में आपके दिमाग में वो सारी बातें बैठ गई है। और जब वो पक्का हो जाए तभी नेक्स्ट लेक्चर देखें, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं, कहीं पर 1 साल पहले कहीं पढ़ चुके होंगे या उन्हें थोड़ा सा पता होगा, तो उनके लिए ठीक है, वो सीधा सीधा रीडिंग लगाए आगे बढ़े। बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको डबल एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको देता हूँ टू द पॉइंट समरी। डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल तो इतना है कि 1 साल में सिर्फ जीएसटी पढ़ा सकता हूँ, ख़त्म नहीं होएगा। रोज का 1 से 2 घंटे के लेक्चर जीएसटी पे दूंगा, पूरे साल पढ़ाऊंगा, ख़त्म नहीं होएगा, गारंटी दे रहा हूँ। पढ़ाने के लिए इतना है, मतलब अगर किसी को डिटेल में बताना हो जो सिलेबस के बाहर भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक वर्ड सिलेबस में आ रहा है तो उसको समझाने के लिए सिलेबस से बाहर जाना पड़ेगा ना। बुक में जो लिखा है वो तो मैंने समरी में डाल ही दिया है, बट और डिटेल में जाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। और उसके लिए आप पूरा साल भी एक सब्जेक्ट पढ़ लो, खत्म नहीं होगा। तभी तो लोग जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या खत्म हो गया, उनको सब कुछ पता लग गया? नहीं, वो डेली सीख रहे हैं। जीएसटी काउंसिल नई नई चीज़ें निकाल देती है, वो और सीखे जा रही हैं, चेंजेस आए जा रहे हैं और सीखे जा रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट के केसेस आ रहे हैं और सीखे जा रहे हैं भैया, एंडलेस। डॉक्टर ने पढ़ाई कर ली, उसने कहा मेरे को सब हो गया, नहीं, और सीखे जा रहा है वो। सीए भी और सीखे जा रहा है, अपनी जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा है, इनकम टैक्स कर रहा है, किसी की भी कर रहा है। तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है ये। हाँ, हमें जो है टाइम पर ख़त्म करना है, मुझे समेटना है भैया, ठीक है, इतना कर लो, इसको प्रैक्टिस करो, बुक रेफर करो अपनी, और एग्ज़ाम क्वेश्चंस को ट्राई करो तो पास हो जाओगे। आपकी मेहनत है,
आप ही की मेहनत है, आप पास होंगे। आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है तो क्लियर नहीं होएगा। और चैलेंज करोगे ये तो आ गया, ये तो बेसिक मेरा बन गया है, पर और भी तो जानना है, और रिसर्च भी करनी है, और किताबें भी पढ़नी है, डबल ट्रिपल एफर्ट करने हैं, वो पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, तब क्लियर होगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी आप कब तक ले सकते हो भैया? आपने खरीद लिया सामान, गुड्स आ गए, बिल आ गया, पेमेंट भी कर दी, चलो मान लेते हैं गवर्नमेंट के पास भी पेमेंट पहुंच गई, तो क्या मैं उसको उसी महीने अपने क्रेडिट लेजर में, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और नहीं कराया तो आगे कराऊंगा पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में, कि 3 लेजर होते हैं, उसमें जो क्रेडिट लेजर है उसके क्रेडिट साइड में क्या मैं उसको अवेल कर लूँ, क्या मैं शो कर दूं अपने क्रेडिट लेजर में? तो उसकी टाइम लिमिट क्या है? इनवॉइस या डेबिट नोट है करंट फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी महीने का, अप्रैल से मार्च तक, इस अप्रैल से अगले मार्च तक इनवॉइस या डेबिट नोट है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप अवेल कर सकते हैं। या तो जिस महीने आपने ये सारी कंडीशन मीट कर ली उसी महीने ले लीजिए। अब नहीं ले रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है कि अगर आप इस टाइम तक नहीं करेंगे, इस टाइम तक अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपके हाथ से चले जाएगा। और वो टाइम लिमिट क्या है? अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। ये दोनों चीज़ें क्या होती है समझिएगा, हर महीने जो है, एवरी मंथ खत्म होने के बाद उसके अगले महीने की 20 तारीख तक स्टैंडर्ड रूल है कि भैया जनवरी की रिटर्न है तो 20 फेब तक, अप्रैल की रिटर्न है तो 20 मई तक आपको उसकी रिटर्न भरनी होती है, जिसे GSTR 3B बोलते हैं। इसमें आउटपुट माइनस इनपुट कर कर ये GST पेबल है, ऐसे डिटेल जाती है। तो अप्रैल से आपका साल शुरू हुआ, मार्च तक चला, जिस महीने में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल हो, सामान खरीदा और सारी कंडीशन मीट हो रही है, तो उस महीने की रिटर्न में शो करके ले लो, इनपुट अवेल कर लो। आप अवेल नहीं करते, आप शो ही नहीं करते, तो टाइम लिमिट है भैया, ये जब पूरा साल खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट सितंबर आएगा, उस सितंबर की जो रिटर्न भरनी होगी 20 अक्टूबर तक, तब तक। और जब आप हर महीने की रिटर्न भर रहे हैं तो साल खत्म होने के बाद भी आपको पूरे साल की एक और रिटर्न भरनी होती है, एनुअल रिटर्न, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर अगले साल। तो अप्रैल से मार्च हो गया, तो मार्च के बाद जो दिसंबर आएगा उस दिसंबर तक आप पिछले साल की पूरी रिटर्न भी भरते हैं, जिसे एनुअल रिटर्न बोलते हैं, पर आप दिसंबर से पहले भी भर सकते हैं। यानी आप अगस्त में चाहें तो अगस्त में भी अपनी एनुअल रिटर्न भर सकते हैं पिछले साल की, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होती है वैसी एनुअल रिटर्न होती है। तो इस साल में आपका जो भी महीने का बनता था इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उसी महीने ले लीजिए, या फिर वो खत्म होने के बाद मैक्सिमम सितंबर की जब रिटर्न भरोगे तब तक, या एनुअल रिटर्न अगर आपने सितंबर से पहले भर दी या 20 अक्टूबर से पहले भर दी तब तक, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद नहीं ले सकते। हाँ, कई लोग पूछेंगे सर ये हमने 180 डेज में पेमेंट नहीं करी, पहले ले लिया था, अवेल कर लिया था, 180 डेज में पेमेंट नहीं करी तो रिवर्स कर दिया, आउटपुट में पे कर दिया, गवर्नमेंट को, सरकार को दोबारा से GST का पैसा दे दिया क्योंकि हमने कंडीशन ब्रीच कर दी। फिर मैं 2 साल बाद कंडीशन मीट करता हूँ और फिर लेना चाहता हूँ इनपुट, तो ले सकता हूँ? द आंसर इज येस, क्योंकि री अवेलमेंट पर ये कंडीशन नहीं लगती है कि भाई पहले अवेल कर लिया फिर किसी कारणवश रिवर्स करना पड़ा, और फिर जब क्योंकि कंडीशन आपने बाकी पूरी कर दी तो आप दोबारा से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें ये टाइम लिमिट नहीं है। कुछ मैं आपको बेसिक बात बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट की, उसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, GST जो रजिस्टर्ड पर्सन पे करता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में आप ले सकते हैं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में लिखा है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं आउटपुट GST लाइबिलिटी पे करने के लिए। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुका हूँ। गुड्स में जो है आपके इनपुट्स आते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि अदर देन कैपिटल गुड्स, और बाकी कुछ कैपिटल गुड्स आते हैं जो कि बुक्स में आप उसे कैपिटलाइज करते हैं, फिक्स्ड एसेट में शो करते हैं। और सर्विस में इनपुट सर्विस आती है, मतलब इनपुट सर्विस में सर्विसेज आती हैं। अगर आप इसको यूज़ करने वाले हैं या यूज़ कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन है यूज़ करने की कि बिज़नेस में यूज़ करेंगे जिससे आप टैक्सेबल सप्लाई बनाने वाले हैं, उस बिज़नेस में आप इसे यूज़ करेंगे, वो इंटेंशन भी प्रेजेंट है, यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, कैपिटल गुड्स को, सर्विस को, तो भले एक्चुअली में यूज़ हुआ नहीं हुआ आप उसका इनपुट ले सकते हैं। GST जो आपने पे करा है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे।
तो सबसे पहले आपको अवेल करना पड़ेगा, जो भी हम अवेलमेंट की बात कर रहे थे वो आपको अवेल करना पड़ेगा, और ये मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में और डिटेल में बताया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, फिर भी दोबारा से यहाँ पर समझाया गया है। इनपुट टैक्स का मतलब कि जो आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करते हैं, मतलब सामने वाले व्यक्ति ने आपको सामान बेचा, आपने उसको पैसा दिया, उसने गवर्नमेंट को जमा कराया, फॉरवर्ड चार्ज। आप रिवर्स चार्ज में पे करते हैं, सामने वाले ने आपको सामान बेचा, गुड्स या सर्विस आपको दिया, और आपने डायरेक्टली सरकार को जमा कराया, आप रेसिपिएंट है फिर भी आपने सरकार को डायरेक्टली जमा कराया। वैसे सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी है सरकार की, बट रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी है, तो आपने डायरेक्टली जमा करा दिया, वो भी उसका भी आप इनपुट ले सकते हैं। और आपने इंपोर्ट करा और उस इंपोर्ट में आपने आईजीएसटी पे करा, क्योंकि इंपोर्ट में जो है कस्टम ड्यूटी होती है, उसके साथ इंपोर्ट ड्यूटी में एक आईजीएसटी का पोर्शन वाली भी ड्यूटी लगती है, आईजीएसटी की रेट वाली ड्यूटी भी लगती है, उसका भी क्रेडिट ले सकते हो, जिसमें कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी में से कुछ भी हो सकता है। इंटर स्टेट लिया तो कुछ और होगा, इंट्रा में कुछ और होगा, इंट्रा में सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा और इंटर में आईजीएसटी होगा, बट एक्सक्लूड्स कॉम्पोजिशन टैक्स। भाई कॉम्पोजिशन स्कीम में आप टैक्स नहीं देते, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो वो अपनी जेब से देता है जिससे भी आपने सामान खरीदा है, ठीक है ना, तो उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ये आपका हुआ बेसिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए, और करवाने को तो मैं और भी करवा सकता हूं यहाँ पे, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रहा हूं, यहां तक कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, ये यहां तक भी नहीं कराऊंगा। पहले मैं आपको सिंपल सा ये करवाऊंगा कि ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये करूंगा ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है, या मैं आज ही कराता हूं आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। भाई ब्लॉक क्रेडिट का मतलब कि अगर आप यूज करेंगे जीएसटी को इन जगहों पर तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, काफी ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 पेजेस हो जाएंगे फिर। तो कल मैं शुरू इससे करूंगा ब्लॉक्ड क्रेडिट से, और ब्लॉक्ड क्रेडिट कराने के बाद आपको बाकी चीजें भी डिस्कस आपके साथ में कर लूंगा। फिर बाकी जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट बचेंगे उसे हम अगली क्लास में जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो बड़ी क्लासेस बन रही है, 50-50 मिनट, 40-50 मिनट की क्लासेस बन रही है, बट अगली 2 क्लासेस में आपका ये पूरा जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इनपुट टैक्स रेट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो चैप्टर की ऑर्डरिंग है वो मैं बार बार चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं उसको बैक एंड पर चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि भैया स्टूडेंट्स को इनपुट टैक्स रेट पहले करवाना चाहिए तो हो सकता है मैं आगे लगा दूँ इस चैप्टर को, मन कर रहा है कि एंड में कराना चाहिए, एंड में लगा दूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डरिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है यार इनपुट टैक्स क्रेडिट से पहले कुछ और जानना जरूरी है, पेमेंट ऑफ टैक्स जानना जरूरी है क्या होता है, तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर खोलकर पढ़ सकते हैं। व्यूज़ आपके पास बहुत सारे हैं, आपने बस एक बार खोलकर सुन लिया तो आपको आइडिया लग गया, अच्छा ये सब चीज़ें होती है। चलो फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं, आपका टाइम भी बच गया, तो आपके पास चॉइस है, यू कैन डू दैट। बट इन नेक्स्ट 2 क्लासेज योर चैप्टर विल बी कंप्लीट एंड देन वी विल डू स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, और वो मैं पहले आईसीआई के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा फटाफट से, मतलब एक चैप्टर खोला उसके क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, दूसरा खोला उसके क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, तीसरा खोला उसके क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, एंड साइमल्टेनियसली जो सीएस एंड सीएमए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन रूल्स को अपडेट करूंगा। इनके जो अगले 4-5 चैप्टर बच गए हैं, 5-6 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, उसे मैं देखूंगा उनके मॉड्यूल से कि भाई क्या चेंजेस आए हैं इसमें, कुछ डिलीट तो नहीं कर दिया पोर्शन, कुछ ऐड तो नहीं कर दिया, और फिर मैं अमेंड कर कर आपको लेटेस्ट ई बुक जिसमें कि सीएस और सीएमए का मटेरियल भी होगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और उनके भी जो चैप्टर्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई चेंज आएगा जीएसटी में फ्यूचर में, तो वो जो चेंज है, जैसे आप यहाँ बुक में देख रहे हो भाई May 21 लिखा है, तो अरे ये इस पर मत जाओ, आप कौन सा ईयर लिखा है इस पर मत जाओ कि May 21 खुल गया क्या खुल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नवंबर 21 में ये एप्लीकेबल है, नवंबर 22 में भी ये एप्लीकेबल है, नवंबर 23 में भी ये लेक्चर्स एप्लीकेबल हैं। ये लेक्चर्स एप्लीकेबल रहेंगे क्योंकि अगर कोई भी चेंज होगा तो मैं 2 चीज़ें करूँगा। पहली चीज़, मैं पूरा का पूरा जो आपको जो मैंने ट्रेल दिया है, पूरे लेक्चर्स दिए हैं, उसके बाद जो चेंजेस आएंगे हर 6-6 महीने में आते हैं, वो चेंजेस का मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, और जीएसटी की ई बुक में रेड कलर से हाईलाइट कर कर उसको दिखा दूंगा, भाई देखो इस अटेम्प्ट में ये चेंजेस स्पेशली आया है, जिससे कि आपने ऑर्डर में फॉलो करा है तो आप वो चेंजेस को रेफर कर सकते हैं। अगर आपने आधे लेक्चर बीच में देख लिए और पता लगा चेंजेस आ गए तो कोई बात नहीं, पूरा करने के बाद एंड में आपको चेंजेस का वीडियो मिल जाएगा।
और उसके बाद जिस जिस वीडियो में चेंज आया है उस वीडियो का उस पोर्शन को मैं चेंज कर दूंगा, अमेंडेड कर दूंगा उसको, ताकि जो फर्स्ट टाइम उस वीडियो को देखे उसको वो चेंज्ड ही मिले। तो डबल बेनिफिट है। ये हमेशा ही लेक्चर ऐसे चलते रहेंगे, तो इसमें अटेम्प्ट रेलेवेंट नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं उस अटेम्प्ट के लिए ही ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड बाय बाय।